જે ચાલુ છે કિસ્સા આપણી ભોમ આપણો इतिहास यूट्यूब चैनल पे आप सबरो स्वागत है। आज मैं दादू साहब कम चेतन सिंह जी और दादू साहब कम अरविंद सिंह जी के साथ में आज मैं मंदिर की शैली के ऊपर बात करने आया हाँ सा, क्योंकि जो दहिमता में आने वाली 22 अप्रैल रे एक भव्य मंदिर रो जो है प्राण प्रतिष्ठा रो कार्यक्रम होने वाला है। वो लगभग 1.25 करोड़ की लागत से जो ये मंदिर बना है, इसकी हम चेतन सिंह जी दादू साहब से और अरविंद सिंह जी दादू साहब से जानकारी लेंगे कि ये किस शैली में बना हुआ है और इस पूरे मंदिर में शैली के कौन कौन से भाग हैं, इस सब की हम जानकारी लेंगे। तो मैं चेतन सिंह जी दादू साहब से पूछना चाहूंगा कि दादू साहब जो ये मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है और इसके कितने भाग है और इन नामों से उन भागों को जाना जाता है। अगर हम भारतीय जो निर्माण या जो वास्तुकला है उसकी बात करें तो निर्माण में मंदिर निर्माण में 3 शैलियां आती हैं। पहली शैली है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली, तीसरी है बैसर शैली। इन तीनों का जो भौगोलिक विभाजन है, हिमालय से लगाकर विंध्याचल तक जो शैली है उत्तर भारत वाली उसे कहते हैं नागर शैली, और जो दक्षिण भारत में है वो होती है द्रविड़ शैली। और जो इन दोनों के बीच में जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो शैली है उसे बैसर शैली कहते हैं, जिसमें नागर का और द्रविड़ का थोड़ा मिश्रण मिला होता है। अगर इन दोनों के बेसिक अंतर की बात करें तो सबसे बेसिक अंतर यह है कि नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो शिखर नुमा होते हैं और द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो पिरामिड नुमा होते हैं, पिरामिड की तरह उनकी डिजाइन बनी होती है। दूसरा, द्रविड़ शैली के जो मंदिर का जो गेट होता है जिसे गोपुरम कहते हैं, उसकी साइज हमेशा मंदिर से बड़ी होती है। तो ये जो हमारा यहाँ मंदिर बन रहा है दहिमता में, ये उत्तर भारत का जो नागर शैली है उसके इसमें बनाया जा रहा है। उस शैली के अंदर नागर शैली में भी 2-3 उप शैलियां होती है, भूमिज, एकायतन, पंचायतन। तो मेरे हिसाब से ये जो ये मंदिर है ये एकायतन शैली का है। एकायतन शैली यानी एक देव का मंदिर होता है। पंचायतन शैली में एक मुख्य देव होते हैं, बाकी 4 अलग से देव होते हैं। अब अगर इस मंदिर की बात करें तो ये नागर शैली का जो मंदिर है उसका सबसे छोटा रूप माना गया है। जो हमारा ये मंदिर बना ना, ये सबसे छोटा प्रारूप में, बिल्कुल सबसे छोटे प्रारूप में है। इससे बड़े बड़े प्रारूप के आप अगर मंदिर देखें तो जैसे भी लेटेस्ट राम मंदिर बना है, या आप जाएंगे सांवरिया सेठ, या आप इस अरावली और चंबल एरिया में जितने भी है, मैनाल वाला है, या जितने भी मंदिर है पुराने हमारे राजस्थान के विशेष तौर से, वो सारे बने हुए हैं नागर शैली के अंदर। और ये जो हमारा आज जिस मंदिर पर बात कर रहे हैं वो मंदिर नागर शैली का है। इसको हम अगर मुख्यतः पार्ट में जानेंगे तो इसका सबसे पहली चीज होती है गर्भगृह। गर्भगृह होता है, उसमें जैसे कि ये गर्भगृह है ठाकुर जी का। इस मंदिर में गर्भगृह का जो आकार होता है ना, गर्भगृह है। अब इसकी हम आगे दादू साहब से जानकारी लेंगे। ये जो गर्भगृह है उसका आकार हमेशा वृत्ताकार होता है, वृत्त के जैसे चारों कोने बराबर होते हैं। ये गर्भगृह, इसके अंदर सिंहासन होता है और सिंहासन के ऊपर ठाकुर जी विराजते हैं। गर्भगृह के ऊपर का जो हिस्सा होता है, तो गर्भगृह है ये, इसका जो यहाँ तक का हिस्सा है इसे कहा जाता है गर्भगृह। और इसके ऊपर से जो ये सारा ऊपर तक जो हिस्सा है उसको कहा जाता है शिखर। 2 भागों में होता है। हाँ, ये जो पीछे का जो हिस्सा है इस मंदिर का, ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। नीचे जो ये आपको डिजाइन दिख रही है यहाँ से छत जैसे रोश निकला हुआ है ना, इससे नीचे गर्भगृह है और इसके ऊपर का होता है शिखर। अब इन 2 भाग में है, इसका एक सीधा उदाहरण है कि ये जो बने हुए छोटे छोटे झरोखे है, ये ऊपर शिखर का अलग है और गर्भगृह अलग है। यहाँ ये जो बनी होती है इनके लिए विशेष होता है कि यहाँ दिशा देव की स्थापना होती है। दिशाओं के जो देवता होते हैं उनकी स्थापना के लिए बनाए जाते हैं। गर्भगृह में 3 दिशा में होते हैं और शिखर के 4 दिशाओं में होते हैं, क्योंकि गर्भगृह में एक दिशा में भगवान के मुख्य द्वार हो जाता है। अब ये जो शिखर है, ये जो शिखर है आपसे देख सकते हैं, वो शिखरों से बना हुआ शिखर है। शिखरों से बना हुआ शिखर है, क्योंकि ये छोटे छोटे शिखर बने हुए हैं। ये उसके और छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और आखिर सबसे बड़ा। और सबसे ऊपर शिखर के ऊपर जो गोल पत्थर रखा हुआ जो टायर के जैसे दिख रहा है आपको, उसे कहते हैं आमलक। ये भी एक इसका शिखर का तीसरा हिस्सा होता है जिसे आमलक कहा जाता है। और इसके ऊपर रखा जाता है कलश, जो शिखर का इस मंदिर का साइज के ऊपर के हिसाब से चौथा हिस्सा होता है। और इसके ऊपर लगी होती है ध्वजा। इस प्रकार से ये आता है शिखर। अब हम शिखर से आगे बढ़ेंगे तो जो गोलाई में ये जो बना हुआ है मंडप, इसे कहा जाता है मंडप। लेकिन ये मंडप ये सबसे छोटा प्रारूप है। अगर यही बड़ा प्रारूप होता तो उस बड़ा प्रारूप में एक ही अंतर आता है, मंडप होते हैं 4-5 तरह के होते हैं। महामंडप, लघु मंडप। महामंडप उससे छोटा होता है मंडप, उससे छोटा होता है लघु मंडप, उससे छोटा है अर्ध मंडप। अगर आप जैसे राम मंदिर को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे मंडप आपको तो वो दिखेंगे, वो महामंडप होगा, फिर आगे लघु मंडप भी होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एकल मंडप है, महामंडप हमारे यहाँ
नहीं है। तो ये इस शैली में ये जो बीच का जो हिस्सा है इसे महामंडप कहेंगे, जो पूरे खंभों से बना होता है। गर्भगृह हमेशा दीवार से बना होगा और ये जो है वो खंभों से रहेगा। बना हुआ होता है। एक चीज इसके अंदर और भाग होता है आगे, ये जो शिखर या जो गर्भगृह है और इसको और मंडप को जो जोड़ने वाली जो चीज होती है, मंडप इस खंबे से स्टार्ट हो रहा है, ये आगे का मंडप है और इस दीवार के पीछे क्या है, गर्भगृह। लेकिन इसके बीच में जगह बची हुई है। हाँ, दोनों को जोड़ने के लिए एक जगह, एक दीवार, एक छोटा सा एरिया आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है। इसे कहते हैं कोली मंडप, जो मंडप को और शिखर को आपस में जोड़ता है, उसे कोली मंडप कहते हैं। और शिखर मंदिर अगर आपने बनाया है, अगर आपने इसके ऊपर शिखर न लगा करके गुंबद बनाया होता तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर शिखर मंदिर बना हुआ है तो इसमें इसकी आवश्यकता होगी। अब इसमें भी एक आवश्यकता होती है कि दोनों तरफ दो छोटे छोटे मंदिर बनते हैं, जिसमें एक की तरफ हनुमान जी और एक तरफ गणेश जी की स्थापना अनिवार्यता होती है। ये दूसरा, अगर हम गर्भगृह से आगे बढ़े, दूसरा है कोली मंडप और तीसरा आता है जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, यह मंडप है। इसकी जानकारी अब दादू साहब हम आगे देंगे। ये मंडप में तो क्या होता है कि डिजाइन आपके आकार के ऊपर तय करती है कि आप कितना बड़ा मंडप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस मंडप की सबसे बड़ी खूबसूरत जो होती है ना, वो बीच में जो आपको ये चाबी दिख रही है ना, इसे अपनी भाषा में चाबी कहा जाता है। मंडप का बीच का हिस्सा, इसके ऊपर झूमर वगैरह या कड़ा वगैरह लगा रखा होता है ना, वो लगा करके इसमें वो होता है। वो कई तरह के हो सकते हैं। तो ये मंडप का वैसे कोई फिक्स नहीं है, ऐसे गोलाकार बना होता है और इसमें भी जितना बड़ा होगा उतनी डिजाइन ज्यादा इसके अंदर डाल सकते हैं। डिजाइन का ज्यादा निर्भर नहीं करता शैली के ऊपर, डिजाइन निर्भर करती है जो लोग बनाना चाहते हैं। जैसे एक छोटी सी बात होती है कि जब मंदिर बनाने की बात चल रही थी तो एक चीज कही गई कि जो परिक्रमा है ठाकुर जी के, उसको भी क्या हम पैक कर सकते हैं क्या ऊपर से? तब किसी ने कहा कि वो सिर्फ महाजनों में होता है, महाजनों के मंदिरों में ऐसा होता है। तो मैंने पूछा था ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, महाजनों के पास पैसा होता है। अच्छा, इसे धनराशि से जोड़ा गया। हाँ, मतलब ये एक्स्ट्रा पैसा लगाना है। अच्छा, अति डिजाइन है, ये छाया का मामला है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये आप छोटा बनाया, आप इसे बड़ा भी बना सकते थे जरूरत के अनुसार। तो वो एक मंडप का निर्माण कैसा होगा, क्या होगा। बाकी ये जरूर है कि आप इसे देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें उसमें होगी। वो मंदिर चाहे बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, साइज बड़ी हो सकती छोटी हो सकती, लेकिन ये चीजें उसके अंदर होगी। ये जो आपका जो खंभा बना हुआ है उसके नीचे ये है, इसके जो पार्ट है ये पार्ट होंगे। अब इसके ऊपर डिजाइन फूल की बनी है, अप्सरा बनी है, देव बने हैं, वो क्या बने, वो अलग अलग चीजें होती है। लेकिन ये साइज, ये डिजाइन, ये आकार ऐसा ही होगा उसका। अगर अब हम बात करें इसके चौथे हिस्से की, तो इसे बोलते हैं चौकी मंडप। जो एक मंदिर के नागर शैली के हर मंदिर में महामंडप या लघु मंडपों का आगे छोटे छोटे मंडप बने होते हैं। वो एक दिशा में भी हो सकते हैं और तीन दिशाओं में भी हो सकते हैं। चौथी दिशा में तो मंदिर आ रहा है, उस तरफ तो होगा नहीं। इन दो दिशाओं में, जैसा हमारे इस मंदिर में एक ही बनाया गया है क्योंकि वो सबसे छोटा बड़ा रूप है, तो इसलिए ये एक बनाया गया है। तो इस नागर शैली के मंदिर का जो जहां से प्रवेश करें, वो जो सबसे पहली चीज आती है ना, उसे हम कहते हैं चौकी मंडप। ठीक है, ये छोटा होता है, लघु मंडप का आकार का नहीं होता, मंडप ही कहा जाता है। लेकिन इसे या फिर शुद्ध भाषा में अगर हम कहें तो ये अर्ध मंडप के अंदर इसे रखा जाता है, इसे अर्ध मंडप कहा जाता है, जो अंतिम हिस्सा होता है वो। और बाकी जब जैसे आगे बढ़ेंगे, अब एक चीज ये भी है कि नागर शैली के जो प्राचीन जितने मंदिर है ना, वो उनके दीवारें नहीं होती, वो बाउंड्रीहीन मंदिर है। लेकिन हमारे ये बना ये बाउंड्री है, इसे बाउंड्री ही नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये जो दीवार है ना, वो उससे अलग है, इसमें शामिल नहीं। ये आपका जो मंदिर है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में दीवार की जाती है चारों तरफ, लेकिन हमारे यहाँ इस मंदिर में, नागर शैली के मंदिर में दीवारें नहीं होती। वैसे होती है, सुरक्षा के लिए बाहर की तरफ दीवार बनाई जाती है जो मुख्य द्वार को जोड़ती हो सकती है वगैरह, उनको रखा जाता है। आप कोई बड़ा मंदिर देख, राम मंदिर देख लीजिए या सावरेश्वर मंदिर देख लीजिए, हर नागर शैली के मंदिर में दीवार तो होगी, दूसरा के लिए बनी होगी, लेकिन दूरी पे होगी। जो मुख्य जो मंदिर होता है उसके कोई दीवार नहीं होती, उसके कोई दीवार नहीं, उससे मतलब कोई जुड़ी हुई बाउंड्री नहीं होती है। उसे जोड़ने के लिए आप रास्ते बना सकते हो, वो सब कर सकते हो, लेकिन उसे जोड़ने के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है। अब